हम जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं और प्रश्नों को देखते समय हमारे मन में भी ख्याल आता है कि क्या ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। आपके मन में भी कई बार इस तरीके के प्रश्न उभरे होंगे कि जो प्रश्न हमारे सामने परीक्षा में दिए गए हैं क्या वे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं या वे पाठ्यक्रम से इतर पूछे गए हैं। आज के अंक में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल आउट ऑफ सिलेबस आते हैं या हम उन प्रश्नों को ही समझ नहीं पाते हैं। नमस्कार, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों से मैं क्षमा भी चाहूँगा कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसका जो कारण है वो ये है कि मैं पीएम ई विद्या के लिए कंटेंट डेवलप कर रहा था जो कि आपको दूरदर्शन में उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों, अक्सर हमने बहुत सारे परीक्षार्थियों को ये कहते सुना है कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था। हालांकि इस पर काफ़ी विवाद भी होता रहा है और आयोग और परीक्षार्थी के मध्य ये काफ़ी विवाद का विषय भी हो जाता है। आज के अंक में हम जानने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा की तैयारी हमें किस प्रकार करनी चाहिए। हम जब भी प्रश्नों को देखें तो हमारे मन में यह भाव उत्पन्न न हो कि यह आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए, सबसे जरूरी जो चीज होती है वह होती है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके पाठ्यक्रम को या सिलेबस को समझना। जब भी हम किसी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं उसके बाद हमारे मन में यह जिज्ञासा होती है कि इसका सिलेबस क्या होगा। जब भी आप किसी भी परीक्षा का प्रोस्पेक्टस देखते हैं तो उसके अंदर सिलेबस को जरूर गहनता से उसका अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर आप परीक्षा के लिए पुस्तकों का चयन करते हैं। पुस्तकों के चयन में सबसे जो बड़ी बात होती है वह होती है पाठ्यक्रम और विषय वस्तु, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं सिलेबस और कंटेंट। कंटेंट काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है और कई परीक्षार्थी सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम और कंटेंट विषय वस्तु को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में अलग अलग अंतर होता है। जहां पाठ्यक्रम हमें यह बताता है कि परीक्षा के अंतर्गत किन पाठों से या किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं कंटेंट यह बताता है कि उस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या है या हमें कितना अध्ययन करना चाहिए उस टॉपिक का। आज इस प्रश्न को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कंटेंट और पाठ्यक्रम होता क्या है। आप मेरे हाथ में एक पुस्तक देख रहे होंगे, गढ़वाल चित्रकला बैरिस्टर मुकुंदीलाल की। इस पुस्तक में अगर हम बात करें तो गढ़वाल शैली के बारे में काफ़ी कुछ गहनता से लिखा गया है। इस पुस्तक की अगर हम विषय सूची को देखें तो इसमें गढ़वाल चित्रकला का इतिहास, मुगल शैली में चित्र, गढ़वाल कला के कलाकार, मौलाराम का समय और ऐसे करते हुए 13 टॉपिक्स दिए गए हैं। 14वां इसका परिशिष्ट है। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंदर क्या क्या कंटेंट है, यानी कि जब हम किसी एक पाठ को देखते हैं, पाठ का नाम देखते हैं, तो उसके अंदर क्या कंटेंट या क्या विषय वस्तु रहेगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार हम पुस्तकों के चयन में पाठ्यक्रम को तो मिला लेते हैं लेकिन कंटेंट को मिलाना हम महत्वपूर्ण नहीं समझते। इसी कारण जब हम परीक्षा में कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि हमने नहीं पढ़े होते हैं तो हम सीधा सीधा ये कह लेते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, जबकि ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि विषय वस्तु होती क्या है। किसी भी पाठ के अंदर की वो सारी की सारी जानकारी ही विषय वस्तु या कंटेंट कहलाती है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी व्यक्ति या जो भी आयोग आपके लिए प्रश्नों का निर्माण करता है वह एक ही पुस्तक से आपका क्वेश्चन बैंक नहीं बनाते। इसके लिए वे विभिन्न पुस्तकों और विभिन्न कंटेंट्स का अध्ययन करते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पेपर सेट करते हैं। इसी कारण अगर आप देखें कि कई सारे प्रश्न हमें ऐसे लगते हैं कि वे आउट ऑफ सिलेबस हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है।
इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी आप पुस्तकों का चुनाव करें तो सिलेबस के साथ में उसके कंटेंट पर भी फोकस करते हुए उन पुस्तकों का चुनाव करें। तो सबसे जरूरी हो जाता है कंटेंट है क्या। तो आज के इस अंक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंटेंट क्या होता है और कंटेंट क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंटेंट को और कंटेंट्स के जितने भी प्रकार हैं यानी कि टाइप्स हैं उनको भी। तो देखिए कंटेंट्स दो तरीके के होते हैं, ट्रेडिशनल कंटेंट और ई कंटेंट। ट्रेडिशनल कंटेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिटन कंटेंट और दूसरे नॉन रिटन कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट या जो विषय वस्तु हमें लिखित रूप में प्राप्त होती है उसे रिटन कंटेंट कहते हैं। नॉन रिटन कंटेंट यानी कि वो मौखिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। ई कंटेंट की बात करें, क्योंकि ई कंटेंट जो नया चलन आया है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट का, उसी का गठजोड़ करके ई कंटेंट को बनाया गया है। इसमें ट्रेडिशनल कंटेंट को ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इंटरनेट का उपयोग करते हुए प्रचारित प्रसारित किया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, ऑन नेट और ऑन एयर। ऑन नेट यानी कि जिसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ऑन एयर यानी कि जो फ्री होता है सैटेलाइट के माध्यम से, जिसमें टेलीविज़न और रेडियो आ जाते हैं। अब हम ट्रेडिशनल कंटेंट को डिटेल में देख लेते हैं। ट्रेडिशनल कंटेंट जो परंपरागत विषय वस्तु होती है वह भी हमने देखी कि दो प्रकार की होती है, रिटन कंटेंट और नॉन रिटन कंटेंट। रिटन कंटेंट में बुक्स, पेपर्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, थीसिस इत्यादि आ जाते हैं। जितनी भी अभी तक आपने तैयारी की होगी वो रिटन कंटेंट को आपने ज़्यादा उसमें तवज्जो दी होगी। नॉन रिटन कंटेंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ओरल टेल्स और स्टोरी होती हैं वो आ जाती हैं, यानी कि जो आप रिटन कंटेंट के अलावा मौखिक रूप से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे नॉन रिटन कंटेंट कहा जाता है। इसके बाद देखिए ई कंटेंट जो हमने देखा था कि दो प्रकार का होता है, ऑन नेट और ऑन एयर। अब हम इसमें देख लेते हैं ऑन नेट क्या होते हैं और ऑन एयर क्या होते हैं। जो ऑन नेट कंटेंट होते हैं उसमें इंटरनेट, गूगल सर्च इंजन्स जितने भी हैं, यूट्यूब और एप्लीकेशंस आ जाती हैं। यानी कि ई कंटेंट में ऑन नेट वो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आप अगर कुछ भी जानकारी इंटरनेट से प्राप्त कर रहे हैं तो वो ऑन नेट ई कंटेंट कहलाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे सर्च इंजन्स आ जाते हैं, चाहे वो गूगल हो, क्रोम हो या फिर यूट्यूब हो या जितनी भी एप्लीकेशंस, बायजूस हो या टीचमेंट हो, अनेकों एप्लीकेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस कंटेंट को यानी कि इस ई कंटेंट को हम ऑन नेट इसलिए कह रहे हैं कि इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है, यानी कि इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ई कंटेंट का दूसरा रूप है ऑन एयर, इसमें टीवी और रेडियो आ जाते हैं। ऑन एयर प्लेटफॉर्म वो होते हैं जिसमें आपको किसी भी प्रकार की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर टीवी और रेडियो को हमने लिया है। टीवी में अगर आप देखें तो जितने भी आपके यूजीसी के जो टीवी चैनल हैं या CIET, PM विद्या, स्वयं प्रभा, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है या चैनल्स हम इनको कह सकते हैं, इनमें आप फ्री में ई कंटेंट का अध्ययन कर सकते हैं। उसी प्रकार रेडियो की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूज़ बुलेटिन्स, पॉडकास्ट इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं उनको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। यानी ऑन एयर में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क देना नहीं होता है और जितने भी चैनल हमने टीवी के माध्यम से आपको बताए, चाहे वो UGC, CIET, PM विद्या या स्वयं प्रभा हो, ये फ्री टू एयर चैनल हैं और अभी आपको फ्री डिश में ये उपलब्ध हो जाएंगे। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इस और काम कर रहा है कि जितने भी प्राइवेट टीवी ऑपरेटर्स हैं, जिनमें टाटा
है, एयरटेल है या DTH, जितने भी ये चलाते हैं उन सभी में आपको ये चैनल भी उपलब्ध हो जाएंगे आने वाले समय में। इसीलिए ऑन एयर में टीवी और रेडियो ये सबसे ज़्यादा एक्सेस होने वाले माध्यम हैं। तो आपने आज के अंक में देखा कि कंटेंट के कितने प्रकार होते हैं, ई कंटेंट, ट्रेडिशनल कंटेंट, ऑन नेट, ऑन एयर, इतने सारे जो कंटेंट के प्रकार हैं। हमें इन सभी प्लेटफॉर्म से कंटेंट डेवलप करनी चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जितने भी परीक्षार्थी जिनका चयन IAS, IPS, IRS या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में होता है, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ को पढ़ें या उनको सुने तो आप पाएंगे कि वे पुस्तकों के साथ साथ टेलीविज़न का अध्ययन भी करते थे, टेलीविज़न पे जानकारियाँ भी देखते थे, न्यूज़पेपर भी पढ़ा करते थे और जितनी भी पत्रिकाएं हैं उनका अध्ययन भी करते थे। यानी कि अगर वे टेलीविज़न देख रहे हैं तो वहाँ से भी अपना कंटेंट खोजते हैं, वे अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी अपने सब्जेक्ट के लिए कंटेंट को वेरी करते हैं। इस प्रकार जब भी आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें तो सिर्फ पुस्तकों पर ही निर्भर न रहें। जितने भी ई कंटेंट हैं या जितने भी कंटेंट के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से भी अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से कंटेंट को चुनें, कंटेंट का अध्ययन करें। मैं एक बात फिर से आपको कहना चाहता हूँ, उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन कीजिए जहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है। इसीलिए सिर्फ एक पुस्तक पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए आपको अनेकों पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए ताकि आप सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकें, प्रश्नों को हल कर सकें। आशा करता हूं कि आपको आज के अंक से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जिसे आप आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस पर फॉलो जरूर कीजिएगा। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम प्रवक्ता से संबंधित जो भी टॉपिक्स होंगे उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।